आज के एडिटोरियल में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा रुपए में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, और दूसरी बात मुद्रास्फीति भी बढ़ते जा रही है। ये सारी चीज़ों के चलते चलते गवर्नमेंट यदि चाहती है कि सस्टेन रिकवरी हो तो वो काफ़ी मुश्किल वाली बात है, काफ़ी कठिन काम है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। सेकंड वाला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है उसमें सरकार नई नई टेक्नोलॉजी को समावेशित कर रही है। इसको लेकर के उस स्कीम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सेकंड आर्टिकल इस पर आधारित है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मनरेगा का यहाँ पर अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अलावा जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको लेकर के ये आर्टिकल छपा है। ठीक है, जिस हिसाब से अंधाधुंध गिरफ्तारी होती है, जमानत देने की अनिच्छा रहती है पुलिस की, निचले अदालतों की, गवर्नमेंट की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी प्रासंगिक है, ऐसा तीसरे आर्टिकल में कहा गया है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में दी गई टिप्पणी के ऊपर है, जो कि जमानत से संबंधित है। ठीक है, आप हाल ही में बहुत सारी घटनाएं देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट विपक्ष के लीडर या फिर कोई पत्रकार हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलता, इनको किसी न किसी केस के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, जेल में डालने के बाद रिजल्ट तो खाली कोई निकल कर नहीं आता है, जैसे कि ईडी की छापेमारी करवा दी जा रही है, सीबीआई से जांच करवा रहे हैं या फिर और अन्य चीज़ें, इनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि ना तो पुलिस ना तो लोअर कोर्ट उनको बेल देने के लिए तैयार होते हैं। मामला सीधे चले जाता है सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी देना पड़ता है कि देखो, यदि आपको एकदम ज़रूरी है, किस कंडीशन में आपको व्यक्ति को जेल में डालना है ये तो आप पहले समझ लो, उसके बाद किसी को भी जेल में डालना। दूसरी बात यह है कि जो कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं, बिना सोचे समझे विचारे यदि किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी बेल दे दें, जमानत दे दें। इस प्रकार की घटनाएं हैं, उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑब्जर्वेशन किया है कुछ चीज़ का। ठीक है, वो देख रहे हैं अरेस्ट में इनडिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ में वो रिलक्टेंस है किस चीज़ में, ये जो बेल होती है, जमानत होती है कैदियों की, उनको लेकर के। अंधाधुंध गिरफ्तारी और जमानत देने की अनिच्छा पर सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया टिप्पणी है वो काफ़ी प्रासंगिक मानी जा रही है। एक केस का जिक्र यहाँ पर किया गया है, सत्येंद्र कुमार वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, 2022 का ही ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनहैप्पीनेस को जाहिर की है, किसको लेकर के, करंट में जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है उसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि आप इस प्रकार की गिरफ्तारी कर रहे हो तो उसमें ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर की बात ऐसी है कि ये एक प्रकार से कैटेगोरियल सिस्टम रहा था अरेस्टिंग को लेकर के, जो कि इंडिकेटिव है कॉलोनियल माइंडसेट का। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, और उसकी फिर जो ज़मानत है बहुत मुश्किल हो जाती थी, ठीक उसी प्रकार का माइंडसेट आज भी दिखाई देता है। ऐसा कुल मिलाकर के हमारा जो देश है एक पुलिस स्टेट बन गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इस प्रकार की जो एजेंसी हैं जैसे कि सीबीआई, इनको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा दोनों प्रोस्पेक्ट को लेकर के। ठीक है, एक तो जो वो अपराध किया है
और दूसरा उसको जो दंड देने वाली है या फिर जो उसको हैंडल कर रही है केस को, दोनों के मामले में ही उसको थोड़ा सा सिविलाइज होना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो शब्द हैं काफ़ी बढ़िया हैं और ये जो बात है पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ से एक चीज़ हाईलाइट होती है, कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है, ये एक प्रकार से बहुत ही ऐतिहासिक इसको आप बोल सकते हैं और लोगों की रक्षा करने वाला ये डिसीजन माना जा रहा है। किस मामले में? सेफ गार्डिंग ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। हम लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, आलोचना करना, लिखना, बोलना, भाषण देना, ये सारी चीज़ें बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उनको एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व करने का काम किया है। अब वो चाहते हैं कि अभी जो पेस हम देख रहे हैं ट्रायल्स की, यहाँ से एक चीज़ ये सजेस्ट होती है कि जिस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम के लेजिस्लेशन में ज़मानत देने को लेकर के कानून बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार के कानून हमारे देश में भी बनाए जाने चाहिए। कोर्ट के रोल को लेकर के यहाँ पर बात बताई जा रही हैं कि इस प्रकार की जो सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इस मानव अधिकारों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ साथ में गिरफ्तारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। तो कोर्ट ने एक चीज़ पूछा था कि जब आप गिरफ्तारी कर रहे थे तो फिर इनसे जो रिलेटेड जो संदिग्ध व्यक्ति थे उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अक्सर अदालतों को ये शक हो जाता है, संदेह हो जाता है कि पुलिस में आरोपियों के बीच भेदभाव करने में सावधानी नहीं बरती गई, मतलब कि ईमानदारी की कमी है। इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तीखी टिप्पणी की गई है, इससे ये बात तो हो सकती है कि पुलिस और दूसरी जो निचली अदालतें होती हैं वो दोनों के लिए एक प्रकार से सबक हो सकता है, लेकिन इसका गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। अदालत की तीखी टिप्पणियां पुलिस के निचले तबके में डर पैदा करती हैं, उन्हें आवेगपूर्ण और संदिग्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती हैं और यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये लगने लगे कि गिरफ्तारी करने की ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ गिरफ्तार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ सर्कमस्टांस में ही आप गिरफ्तारी करिए। आगे बताया जाता है कि न्यायाधीश कभी कभी जब अपना कोई सुनवाई करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है। यदि कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस का जो एक्शन है वो डिज़ायरेबल नहीं है, तो इसको कैसे करके बैलेंस किया जाए। मतलब कि न्यायाधीश कभी कभी क्या होते हैं, चल रही जांच की बारीकियों में चले जाते हैं, जो पुलिस कार्रवाई को संतुलित करने के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। अब जो अरेस्ट किया जाता है वो हमेशा आप ये देखोगे कि बदले की भावना से किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पुलिस के द्वारा। अरेस्ट और जो कन्फाइनमेंट होता है कहाँ पर, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में। नॉर्मली इसको हम देखते हैं बदले की भावना से, ज़्यादातर यही होता है, अरेस्ट और कन्फाइनमेंट मतलब कारावास। एक औसत पुलिस हमेशा ये सोचता है कि यदि किसी को हमने हिरासत में ले लिया है, जब तक हम इसको हिरासत में नहीं लेंगे, ठीक है, कड़ाई से सच नहीं उगलवाएंगे, तब तक ये व्यक्ति हमें सच बताने वाला नहीं है, हम अच्छे से हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ही नहीं पाएगी। नॉर्मल पुलिस वाले ऐसे सोचते हैं। इसका मतलब ये हो गया है हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है हमारे देश की, उसका ये एक स्टाइल बन गया है। इस प्रकार का जो कल्चरल चेंज हो रहा है, तो इस कल्चरल चेंज को हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, और पुलिस के प्रत्येक लेवल पर हमें इसको करने की ज़रूरत है।
जो कि आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं किया गया है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या कहा था, एक केस चल रहा था, स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर वर्सेस बालचंदालीस बलया 1977 का ये केस था। अब जो बेसिक रूल बताया जा रहा है वो क्या है, जमानत है, नॉट जेल। ठीक है, बेसिक रूल क्या है कि आप व्यक्ति को जमानत दे दो, उसको जेल में मत डालो। कुछ कुछ कंडीशन सर्कमस्टांस हो सकते हैं। किस किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जहां पर व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल पाए या फिर वो जस्टिस को प्रभावित कर रहा है। ऐसी कंडीशन भी हो सकता है कि जो अपराधी व्यक्ति है वो न्याय करने में अड़चन पैदा करे। इसके अलावा जो ऑफेंस है वो उसको वो रिपीट करे, या फिर जो विटनेस है उसको प्रभावित करे, उसको डराए धमकाए मारे। ऐसी यदि घटनाएं हो सकती हैं तो उस टाइम में ही आप उसको जेल में डाल सकते हो, नहीं तो उसको आप बेल ग्रांट कर दीजिए या फिर जमानत दे दीजिए। कुछ कुछ तो जेल में ही जमानत हो जाती है, लेकिन कुछ के लिए कुछ की जो जमानतें हैं वो कोर्ट के द्वारा होती हैं। तो जो जमानत है वो आखिर है क्या? जमानत इस प्रकार का रूल है कि आप उसको जेल में मत डालो, जेल एक्सेप्शन है, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो रूल है बेल का वो वायलेट किया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, ना तो पुलिस वाले ध्यान रखते हैं, ना ही लोअर कोर्ट इस बात का ध्यान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो हाल का ऑर्डर आया है उसमें कौन कौन सी बातें निकल करके सामने आई हैं। ठीक है, इसमें जनता को, इसके साथ साथ में पुलिस को और जुडिशियरी को एक प्रकार से उन्होंने जागृत कर दिया है। इसका मतलब उन्हें ये समझाना होगा कि जब वे जमानत दे रहे हैं तो जमानत को आप ऐसा मत समझो कि हम कोई दान कर रहे हैं, बल्कि कानून के निर्देशों को हम पालन कर रहे हैं या फिर लागू कर रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन से बात सामने निकल करके आती है। हाल ही में जो अपेक्स कोर्ट का रेफरेंस आया था सत्येंद्र कुमार के केस में, बेल एक्ट ऑफ यूके इज़ एप्रोप्रिएट, मतलब कि अभी हाल में जो केस चल रहा था सीबीआई का सत्येंद्र कुमार जैन वाला केस, उनका कहना था कि यूनाइटेड किंगडम में जो कानून चलता जमानत को लेकर के वो बिल्कुल सही है, उसको भी हमारे यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। अब जो कानून आए या फिर कानून की जो डिमांड है उसमें क्या कहा जाता है कि जो आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हो वो रेयर कंडीशन में होना चाहिए। बेल के जो प्रोविज़न हैं वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इवन टू अनलेटर्ड सिटीजन, मतलब कि जो अनपढ़ सिटीजन हैं उनके लिए भी ठीक इसी प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। इसमें समानता होनी चाहिए। कुछ कुछ प्रोविज़न किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को लेकर के, जिनको बेल के माध्यम से छोड़ा गया है। ये लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। प्रैक्टिकेबल बात यह है कि ऐसी जो घटनाएं हैं हम देख रहे हैं केवल अर्बन एरिया में। कोर्ट का रिकमेंडेशन होता है, कोर्ट का सुझाव रहता है कि इंडिया को कंसिडर करना चाहिए सिमिलर इनेक्टमेंट, और ये वेलकमिंग है। एक उल्लेख किया गया था यहाँ पर जमानत को लेकर के, और दूसरा मुद्दा उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवर क्राउडिंग को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने अटेंशन ड्रॉ किया था, अपना ध्यान दिया था प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स को लेकर के, एक जेल में बहुत सारे कैदियों का होना। इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया था। इससे क्या होता है, अटेंडेंट इशू जैसे कि करप्शन, क्राइम, हाइजीन विथ प्रिजन्स, ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। अटेंडेंस के इशू हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है, क्राइम हो सकता है, और
साफ सफाई को लेकर के भी कुछ कुछ कंसर्न होते हैं जहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है। और ज़्यादातर हम ऐसे एग्जाम्पल कहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो ज़बरदस्त मेजॉरिटी है इनमेट्स की, वो हैं अंडर ट्रायल वाले लोग, ठीक है, मतलब विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर दो समस्याएं बताई जाती हैं। पहली बार वाली जो बात है वो बताई जा रही है जब ट्रायल चलता है जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम वाट द प्रिवेल इन मैनी कंट्रीज़। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ किसी कैदी का ट्रायल चल रहा, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरे देशों की आप तुलना करोगे ना, जैसे कि यूके में काफ़ी अलग है हमारे देश का सिस्टम, ब्रिटेन से आप तुलना करोगे तो। बताया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में बेल को बहुत ज़्यादा लिबरल बना दिया गया है, मतलब कि जमानत को लेकर के वहाँ के कानून उतने ज़्यादा सख्त नहीं हैं जितने इंडिया के हैं। सेकेंड नंबर की बात यह है, प्रोसीडिंग्स जो चलती है, ठीक है, वो टॉर्चर के रूप में रहती है एज ए रिजल्ट ऑफ कोल्यूजन बिटवीन प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द सीन्स। अगला आर्टिकल हम देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट की स्कीम में आउटसोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आउटसोर्सिंग टेक्नोलॉजी का मतलब कैसा है, जैसे कि मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक संशोधन कर दिया गया है जिसके अंतर्गत अब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, ठीक है, कामगारों की हाजिरी होती है। इसके अलावा उनको रियल टाइम में फ़ोटो को खींच करके जियो टैगिंग करना पड़ता है, तब जाके उनको अटेंडेंस मिल पाती है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। जब से सरकार ने नई टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स किया है, मतलब कि पहले जो काम हाथ से, पेन से, रजिस्टर के माध्यम से होता है, अब उसको उसने क्या काम कर दिया, टेक्नोलॉजी से आउटसोर्स कर दिया। मतलब उसकी जगह हम सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया। इस काम के लिए डीह्यूमनाइजेशन, अमानवीकरण किस प्रकार से हो रहा है, लोग कितना ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको भी गाली देते हैं, इस सिस्टम को भी पूरा गाली देते हैं, आगे इसमें बताया जाता है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी की आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं इस आर्टिकल में बताया गया है। शुरुआत मनरेगा से ही की जाती है। एक व्यक्ति है जिनका नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, नाथोबा, ठीक है, एक ओल्ड मनरेगा की वर्कर हैं जो कि इनको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार ये अटेम्प्ट कर चुके हैं बैंक का, ताकि इनका केवाईसी हो सके। इसके बाद भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं खुद के मनरेगा के वेज को। इनको खुद को जो पैसा मिलने वाला है मनरेगा के अंतर्गत, वो इनको नहीं प्राप्त हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इनका जो बायोमेट्रिक्स है वो काम नहीं कर रहा है। अब बैंक का मैनेजर क्या कहता है, उनकी जो उंगलियां हैं उनमें प्रॉब्लम है, वो डिफेक्टिव है। अब यहाँ पर जो नाथोबा हैं वो अपने आप को फेल्ड करते हैं, फील करते हैं ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। अब लेकिन वो फिज़िकली अनेबल हैं, अपनी वॉइस के द्वारा इस चीज़ को जाहिर नहीं कर सकते हैं। अब बैंक मैनेजर भी क्या करेगा इसमें, बैंक मैनेजर भी तो ये नहीं चाहता है ना कि वो किसी को, उसका जो इंटेंशन है वो इनसेंसिटिव टाइप का हो। लेकिन आप क्या करोगे जब टेक्नोलॉजी में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आगे और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के बताए गए हैं, ठीक है, जिनमें इस प्रकार के इशू आ रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, शॉर्टकट में ICDS कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है। मतलब कि बचपन में बच्चों की जो केयर की जाती है,
उनका जो डेवलपमेंट किया जाता है बचपन से ही, इस प्रकार का प्रोग्राम ये विश्व का सबसे बड़ा है। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बताया गया है ICDS का, वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मतलब कि पूरक पोषण। किन के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों की उम्र बताई गई है 0 से 6 साल एज ग्रुप। इसमें शामिल है प्रेग्नेंट वूमन, इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो भी, मतलब बच्चों को जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं वो भी शामिल की गई। इसको एक लीगल इंटाइटलमेंट दिया जाता है कब? जब ये एक पार्ट हो जाता है किसका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है? जो राइट होल्डर्स व्यक्ति हैं, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो इसका लाभ ले रहे हैं, इनको पका हुआ खाना दिया जाएगा या फिर टेक होम राशंस। यदि उनको पका हुआ खाना नहीं दिया जाता है तो राशन अपने घर ले जा सकते हैं। कहाँ पर? लोकल आंगनवाड़ी से। फिर 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पोषण ट्रैकर, एक एप्लीकेशन। मतलब ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म माना जाता है जो कि देखरेख करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, जितनी भी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव चल रही हैं उनको, और इसमें शामिल है ICDS स्कीम। एक रिसेंटली आर्टिकल था तपस्या ऑफ द रिपोर्टर्स। यहाँ पर कलेक्टिव रूप से हाईलाइट किया जाता है कुछ अलार्मिंग टेक्नोक्रेटिक प्रपोजल्स फॉर ICDS, मतलब कि इनमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। यूनियन गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था कि आधार को अपडेट करना है, ठीक, जितने भी ICDS राइट्स होल्डर हैं उनको, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, और पोषण ट्रैकर में भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया था, मतलब अनिवार्य कर दिया था। अब एक चीज़ यहाँ पर ये हो गई है कि जो सेंट्रल फंड होता है, सब्सक्वेंट मतलब होता है बाद का, बाद वाला जो सेंट्रल फंड केंद्र सरकार का पैसा है, किसके लिए? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम के लिए। किसको? स्टेट को। वो भी इसी के संगठन का एक हिस्सा है, इसी ग्रुप का एक हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। अब लेकिन इसमें समस्याएं बताई जा रही हैं। लगभग 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है 0 से लेकर के 5 साल, डू नॉट हैव आधार कार्ड। ये जो ग्रुप है इनमें से 3/4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन का क्या हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनको आप वंचित नहीं कर सकते आधार कार्ड होने या नहीं होने से, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड दिया था कहते हुए क्या, कि केवल जो आधार कार्ड होता है ना मदर का, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आंगनवाड़ी में प्रमाणीकरण के लिए। फिर भी यहाँ से डाटा तो प्रोवाइड नहीं होता है, किसी भी प्रकार का डाटा, ना ही किसी प्रकार का एविडेंस, ठीक है, कि कितनी सारी फेक और घोस्ट चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि सही में कितने बच्चों को लाभ मिल पा रहा है और कितने बच्चे फर्जी हैं जिनको इस स्कीम का लाभ मिल रहा है। एक स्टडी है कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक हैं, ऑनर हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि जो बायोमेट्रिक है 42% ऑफ द यूज़र्स की डू नॉट वर्क ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट। वो पहले अटैम्प्ट में लगभग आधे बच्चे तो ऐसे ही या फिर आधी महिला ऐसी हैं जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रहा। आगे चल कर के आप देख लीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि 36% बच्चे ऐसे हैं,
36% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर आर स्टंटेड। 100 में से 36 बच्चे कैसे हैं? स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है उम्र या फिर वज़न के हिसाब से। इसके साथ साथ में 1/3 बच्चे ऐसे हैं इस एज ग्रुप के जो कि अंडर वेट हैं, जिनका वज़न कम है। ये प्री पैंडमिक नंबर थे और ये कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है जब कोरोना आया है तब से लेकर के आज का। तो इस प्रकार का जो आप लाइट देख रहे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए नए नए कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं, माइग्रेंट्स या फिर अदरवाइज, एंड यंग मदर टू एक्सेस फूड इन नेम ऑफ डिजिटाइजेशन अपीयर क्लूर। आप कह रहे हो डिजिटाइजेशन को लेकर के ना कि माइग्रेंट लोग फ़ायदा उठा ले रहे हैं, मदर्स लोग फ़ायदा उठा ले रही हैं, तो ये उतनी बात रियल में जचती नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता। ये भी क्लियर नहीं है कि जो इम्पैक्ट है सच ए मूव विल हैव ऑन द साइक ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के मानसिक तनाव के ऊपर, बच्चे की मानसिकता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिसकी जो मदर है ना, आधार का ऑथेंटिकेशन उसका फेल हो गया है, उस माँ के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर क्या साइकोलॉजी बैठने वाली है ये कोई चीज़ क्लियर नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेंशनर है जिनके जो बायोमेट्रिक हैं वो फेल्ड हो जाते हैं बार बार, ठीक है। अब वो क्या में रिमार्क देते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, ठीक है, पॉइजेंटली, ठीक है, पॉइजेंटली मतलब तीखेपन से। आई फील ह्यूमिलिएटेड दैट माई ओन बॉडी इज़ रिजेक्टिंग माई बॉडी। अब मुझे खुद के ऊपर अफसोस हो रहा है कि मेरा शरीर मुझे खुद ही रिजेक्ट कर दे रहा है। इस प्रकार के लोग अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किया था एक ऑर्डर कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप को, शॉर्टकट में NMS ऐप को। इसके माध्यम से जो मनरेगा वर्कर हैं उनकी अटेंडेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे वर्क साइट पर जहां पर काम चल रहा है। एज पर द ऑर्डर द ऐप विल रिकॉर्ड। ऑर्डर के हिसाब से एप्लीकेशन रिकॉर्ड करेगा 2 टाइम की स्टैंपिंग को, ठीक है, 2 टाइम की हाजिरी रहेगी। इसके साथ साथ में जियो टैग्ड फोटोग्राफ रहेगा, किसका? वर्कर का। फ़ोटो एक बार रहेगी लेकिन इसकी जो स्टैंपिंग है वो 2 बार होने वाली है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, इससे क्या हो जा रहा है, जो सिटीजन होते हैं ना इनसे भूल चूक हो जाती है, किसकी? इस प्रोग्राम को लेकर के। जबकि इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से पेमेंट फास्टर हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ भूल हो रही है। एक काम करने की जगह है, वर्क साइट है, जहाँ पर 20 या फिर 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन रिप्लेस कर देगी फिजिकल अटेंडेंस रजिस्टर को। तो जहाँ पर 20 वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर ये एप्लीकेशन लागू होने वाला। एक रिसेंट आर्टिकल है किसके द्वारा? चक्रधर बुद्धा के द्वारा, लावण्या तमांग है, द हिंदू में छपी थी ये खबर। एक लेटर है जो कि गवर्नमेंट को लिखा गया था, किसके द्वारा? पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। आर्टिकुलेट किया गया है पेरिल्स ऑफ सच ए मूव। इसमें कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, यहाँ पर शॉर्ट समरी बताई जाती है। ये जो मनरेगा वर्कर है ना, ये अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, उनके हिस्से का जितना भी काम आ रहा है, और अपनी घर चले जाएंगे वो। इससे क्या होगा? इससे वो अपने घर के काम कर पाएंगे या फिर कोई और अन्य काम भी कर सकते हैं ताकि उनकी सप्लीमेंट्री आ जाए। बात ऐसी है कि सरकार कह रही है इससे बहुत टाइम की बचत हो रही, फटाफट काम हो जा रहा है, लेकिन इस एप्लीकेशन ने
चीज़ को और भी ज़्यादा हार्ड बना दिया गया। कैसे हार्ड बना दिया गया है? आपका काम हो गया है, वर्क साइट पे आप बैठे रहिए, कंप्लीट हो गया है आपका काम, इसके बाद भी आप वहीं पर बैठे रहे हैं जब तक कि आपकी फ़ोटोग्राफ नहीं हो जाती, जब तक आप जियो टैग नहीं हो जाते हो, मतलब कि आपकी लोकेशन नहीं बदल जाती। अब यहाँ आप देख रहे हो इकोनॉमी की हार्ड स्टैंड पॉइंट है उनकी। दिस मूव डेटर्स वर्कर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लेकिन इस प्रकार का जो काम है ना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वर्कर का, उतना ज़्यादा समाहित नहीं हो पा रहा। वर्कर की जो अटेंडेंस है वर्क साइट पर कौन लेती है? एक मेट्स लेती है, जो कि नॉर्मली लोकल वुमेन इंचार्ज होती है वर्क साइट सुपरविज़न की। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि उनको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, जबकि ज़्यादातर के पास मोबाइल नहीं है, तो अब उनको मजबूरी में ख़रीदना पड़ रहा है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए आप, विजयता लावनी की। कई सारी मेट्स ऐसी हैं जो कि अटेंडेंस को रिकॉर्ड करती हैं, उनको मजबूर होना पड़ा कि वो लोन लेंगी और मोबाइल ख़रीदेंगे ताकि इस एप्लीकेशन का वो उपयोग कर सकें। इस एप्लीकेशन के चलते चलते वर्कर लोगों को 1100 रुपया तक का खुद का जो वेज है उसका नुकसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो फेल्ड हो चुका है उसकी अटेंडेंस को अपलोड करने से। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिशियल को लेकर के भी कुछ बात बताई जाती है, ठीक है। ऑफिशियल को लेकर के भी कुछ फटकार है। एक डिस्ट्रिक्ट मनरेगा ऑफिशियल है, अधिकारी है, उन्होंने क्या कहा था? ही इज़ रिलेंटलेसली गेटिंग फ़ोन कॉल्स रिगार्डिंग ग्लिचेस ऑन NMMS ऐप फ्रॉम 6 AM। मतलब कि एक अधिकारी है जो कि देख रेख का काम कर रहा है मनरेगा का या ऐप से रिलेटेड, सुबह से 6 बजे उसके पास फ़ोन आ जा रहा है कि ये ऐप काम नहीं कर रहा, हम क्या करें। तो यदि क्या इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा अभी थी, और ज़रूरत थी भी, तो सबसे बड़ी बात यह है पहले उसका आप प्रैक्टिकल के तौर पर रखिए, उसमें कोई समस्या आ रही हैं उनको आप सॉल्व करिए। दूसरे नंबर की बात यह है कि नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है ना, वो महिलाओं को और भी ज़्यादा डिस्करेज कर देती है मनरेगा के काम से। तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इस प्रकार का जो ऐप है वो सहायता करेगा, ठीक है, जो मतलब लोगों के द्वारा जो भूल हो जाती, गलती हो जाती है, उसको सुधार करेगा, और जो पेमेंट का सिस्टम है वो फास्ट होगा। ये सब मिसलीडिंग है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि करप्शन हो रहा है मनरेगा में, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन सोशल ऑडिट को मजबूत करना होगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ द मेकिंग ऑलरेडी ओवरबर्डन वुमेन स्ट्रगल मोर, हमें ऑडिट को मजबूत करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं जो ऑलरेडी इतने बर्डन में चल रही उनको हम और भी ज़्यादा बर्डन में डालते जाएं। दोनों ही प्रकार की जो टेक्नोक्रेटिक इनिशिएटिव हम देखे हैं, ठीक है, पॉइंट टू ए डिजिटल अवतार ऑफ पैनोप्टिकॉन, मतलब कि यहाँ हमें डिजिटल अवतार देखने को मिल रहा है कंप्यूटर सिस्टम का, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के एविडेंट मौजूद नहीं है जो कि पॉजिटिव को बताते हों राइट होल्डर को लेकर के। तीसरे नंबर का एडिटोरियल हम देखने वाले हैं भारत की इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड। सबसे शुरुआत करी जाती है, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंग्लिश में, प्रोस्पेक्ट ऑफ सस्टेनिंग इन्वेस्टमेंट रिकवरी, ठीक है। सस्टेनिंग इन्वेस्टमेंट रिकवरी का जो प्रोस्पेक्ट है, आर लाइकली टू गेट हार्डर, ये उतना आसान नहीं है, ये हार्ड है, काफ़ी कठिन है। विथ ए डेप्रिसिएटिंग रूपी
राइजिंग इन्फ्लेशन। इसका रीज़न ऐसा है कि रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है, इसलिए आप ये चाहते हो कि पहले जैसी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आती थी उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की रिकवरी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। इसको आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना है तो आप किस प्रकार से इसका आंसर लिखोगे। रुपए में गिरावट हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके चलते चलते यदि सरकार चाहती है कि सस्टेन रिकवरी हो तो ये प्रॉस्पेक्ट बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बात कही थी, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला प्रॉस्पेक्ट है, हम चाहते हैं कि इंडिया की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो। ये जो प्रॉस्पेक्ट है वो किस बात पर निर्भर है? वो है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में। मतलब सरकार कहीं भी पैसा लगा रही है जहाँ से उसकी इनकम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सरकार ने कोई चीज़ बना दी उससे सरकार की आय ही नहीं हो रही है। ऐसी कोई चीज़ में यदि इन्वेस्ट सरकार कर रही है जिसमें पूंजी का निर्माण होता है, वहाँ से सरकार कुछ कमाई कर सकती है, तो इससे लॉन्ग टर्म वाली ग्रोथ होती है, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना था। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में यदि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में आने वाला है और साथ साथ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ते जाएगी, वो रिवाइव करेगी, रिकवरी करेगी। ये बात बोल रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तीसरे नंबर की G20 फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक हो रही थी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी की मीटिंग हो रही थी। इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, बाली में। शुरू से ही ऐसा माना जा रहा है कि सार्वजनिक निवेश होना चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खुद निवेश करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की संपत्ति को बेचती जाए। शुरू से ही हम ये सोचते थे कि सरकार को सबसे पहले खुद को निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर के आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट हमारे लिए व्यू पॉइंट बनाती है। इसको कुछ स्लो डाउन की तरह फेस किया गया था। कब? जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने इनिशिएट करा था पब्लिक रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट को। उसी टाइम में जो स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा निर्माण की बात आई थी, जिसके अंतर्गत में मेट्रो सिटी को आपस में जोड़ा जाएगा हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क के माध्यम से। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई। हम प्रोवाइड करेंगे गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, सब मौसम में लोगों की आवाजाही हो सके इस प्रकार की सड़कें बनाएंगे, ठीक है। अनकनेक्टेड हैबिटेशन में, मतलब गांव देहात में। इस प्रकार का जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इनिशिएटिव देख रहे हैं, यहाँ से कुछ बीज बोए गए थे ताकि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो सके, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ सके, एक्सपोर्ट भी हमारा बूम हो सके 2000 के दशक के दौरान में। कल्मिनेटिंग मतलब समापन, और जीडीपी की ग्रोथ रेट 8 से 9% एनुअली हो, ऐसा सरकार ने सोचा था। अब यहाँ पर तुलना करी जाती है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया था 2010 के दशक में, ये काफ़ी डिसमल रहा था, ठीक है। डिसमल रहा मतलब निराशाजनक रहा था। फिर भी एक रिसेंट अपस्टिक बताई जा रही है। रिसेंट अपस्टिक मतलब इजाफा आप देख रहे हो, वो एविडेंट है, मतलब कि हमारी आंखों के सामने ही है कि जो रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है, इसका मतलब ये है सरकार पूंजी का निर्माण कर रही है। GFCF फिक्स इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, जिसको नेट ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है,
ये जो अनुपात था रिकवर हुआ है 32.5% 2019-20 में था, ठीक है, फ्रॉम ए लो ऑफ 30.7% 2015-16 के फिगर में। पूंजी निर्माण का काम सरकार ने अच्छे से करी है, कुल मिला के आप यहाँ से समझ सकते हो। मोटे मोटे तौर पर देखो, पहले 30% बना पा रही थी, आज के टाइम में 32% हो गया था 19-20 में। सीतारमण का कहना है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट में लगी हुई है, यहाँ तक कि जब नोवल कोरोना वायरस आया था उस दौरान भी, 2021 और 21-22 में भी। क्योंकि जो जून का एडिशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आता है, इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो वो 32% था 2021-22 के साल में। फिर भी यहाँ पर आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कॉशन इन रीडिंग द मोस्ट रिसेंट डाटा एज दे आर सब्जेक्ट टू रिवीजन, ठीक है। आप ये डाटा प्रस्तुत कर रहे हो, इस डाटा को रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए इतना ज़्यादा आप उत्साहित मत होइए। बजटरी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बजटरी डेफिनेशन किस बात को रिफ़र कर रही है? कुल मिलाकर के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें शामिल हो जाता है परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट। इसमें हो सकता है सरकार ने कोई परिसंपत्ति को खरीदी हो, ये लोन हो सकता है, ऑफ़र किया गया हो स्टेट को, इससे सरकार को ब्याज मिलते रहेगा केंद्र सरकार को। और इसमें हो सकता है न केवल कैपिटल का फॉर्मेशन, न केवल पूंजी निर्माण करेगी केंद्र सरकार, रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपांसन ऑफ प्रोडक्टिव पोटेंशियल, यहाँ पर एक्सपांसन होना चाहिए प्रोडक्टिव पोटेंशियल का, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसकी जो पोटेंशियल है उसका एक्सपांसन होना चाहिए। आगे 2014-15 और 2019-20 की कैपिटल फॉर्मेशन रेशो की तुलना करी जाती है, ठीक है। बताया जा रहा है, देखो, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर का शेयर और इंडस्ट्री का शेयर 7.7% में गिरावट आई है, दोनों में ही गिरावट आई है। इनका ऐसा कहना है कि 7.7% से 6.4% हो गया एग्रीकल्चर, और जो इंडस्ट्री है वो 33.7% से 32.5% हो गई थी। सर्विस का शेयर लेकिन हमें यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली थी, पहले था 49% 2014-15 में, जो कि बढ़कर के 52.3% हो गया 19-20 में। सर्विस सेक्टर में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इंटायर रूप से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के चलते हुई है। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ा है, कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ा, इसलिए ऐसा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हमारा 6% से 12% डबल हो गया है सेम पीरियड के दौरान। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ है वो रोड के माध्यम से हुआ है। अब चूँकि जो रोड है और जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये क्लासिक पब्लिक गुड्स माना जाता है, सरकारी संपत्ति आप कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन देम इज़ वेलकम, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वेलकमिंग है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे दो, इट मे बी लॉपसाइडेड, इससे तो नुकसान ही होने वाला है। यदि हम हेल्दी डोमेस्टिक आउटपुट ग्रोथ चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस बना करके चलें, किसमें? डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बीच में। अब आगे बताया जाता है इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़त को, ठीक है। अब एक केस देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रेस जो आ रहा है उसको लेकर के। इंपोर्ट हमारा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तनाव आ गया, मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है। इन्वेस्टमेंट रेशो की बात करें, ये 19.2% था पहले, ये गिर करके 16.5% हो गया। इसी के चलते चलते जो मेक इन इंडिया है हमारा फेल हो गया है,
हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो गए हैं, इसमें हमारी बढ़त हो रही है, और इंडिया हो गया है डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब इंडस्ट्री इनकी ज़्यादा बढ़ नहीं हो पाई। हम इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड है। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि हम कई सारे क्रिटिकल मटेरियल चाइना से मंगवाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, बल्क ड्रग्स, मतलब कि दवाइयाँ बनाने के लिए जो कच्चा मटेरियल होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनको बोलते हैं, कैपिटल गुड, ये भी हम चाइना से मंगवा रहे हैं। चाइना यदि मना कर देगा, जैसे कोरोना के दौरान करा था, तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो हमारा फेल हो जाएगा। आगे कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट और जो डोमेस्टिक टेक्निकल कैपेसिटी है, इसको भारत को बढ़ावा देना था। इसकी बजाय मेक इन इंडिया अभियान ने वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक बढ़ाने की बजाय उसको घटा दिया है। समय भी बर्बाद हुआ और संसाधन भी हमारा बर्बाद हुआ। इंडिया की पोजीशन 142 थी 2014 में, 2019 में 63 हो गई, लेकिन ये फेल्ड हो गया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने में, लेट एलोन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द हिंदू की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, गोदावरी रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, गोदावरी रिवर जो कि देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र से निकलती है, इसके अलावा ये होकर के साउथ वाले हिस्से से होकर के चले जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी, जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से निकली है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका जो अफवाह तंत्र होता है, इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। थोड़ी सी इसकी न्यूज़ आई थी, न्यूज़ को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बस केवल ये है कि इसमें वाटर लेवल बढ़ने लगा। दूसरी बात यह है, कई सारे स्टेट से होकर के जब ये गुजरती हैं, तो ठीक है, एक दूसरे स्टेट को प्रॉब्लम इसमें होने ही वाली है, क्योंकि ऊपर वाला यदि स्टेट पानी को छोड़ देता है एकदम से, तो निचला जो स्टेट है वहाँ पर समस्या हो सकती है। ऐसा यहाँ पर न्यूज़ में आया है। सेकंड वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स की बीमारी से रिलेटेड। मंकी पॉक्स हाल ही में न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले तो इसका केस केरल में रिपोर्ट किया गया था, इसके बाद न्यू दिल्ली में भी इसका केस सामने में आया है। नई दिल्ली की तरफ से कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई थी कि दिल्ली के जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। दूसरे नंबर की बात, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहाँ पर हमने एक अलग से वार्ड बनाए हैं, ताकि इस प्रकार के मरीजों को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और मरीजों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल के द्वारा बोला गया था। इसी को लेकर के दिल्ली में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के केसेस आने चालू हो गए हैं। कितने केसेस कहाँ पर? स्पेन में 3125 केसेस, अमेरिका में 2314, जर्मनी में 2191, यूके में 2142, फ्रांस में 1448, नीदरलैंड 712, ब्राज़ील 607, कनाडा में 604, पुर्तगाल में 515, इटली में 374 और इंडिया में हो गए हैं टोटल केस अब 4। दूसरी बात यह है, दिल्ली में जो केस मिला था इसका, ना तो वो बाहर से आया है दिल्ली में, मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। दूसरी बात यह है, ना तो वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। इसका मतलब अब क्या हो गया है कि अब ये किसी को भी फैल सकता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फ्रंट पेज की, वो है पवन चक्की से होने वाली बिजली के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो वाइंड पावर के जो रेट हैं उनमें कमी आ सकती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि पवन ऊर्जा से जो बिजली उत्पादित हो रही है, पवन ऊर्जा की दरें नीचे जा सकती हैं। रिवर्स ऑक्शन को केंद्र सरकार रोकने वाला है। ठीक है, रिवर्स ऑक्शन क्या होता है
जैसे कि नॉर्मल ऑक्शन में क्या होता है, मान के चल लीजिए ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट किसी चीज़ को सेल कर रही है, किसी चीज़ को बेचना चाहती है, ये बहुत सारे खरीदार हो गए हैं इसके, ठीक है। अब सरकार जब इसको बेच रही है तो इसके खरीदार कई सारे हैं, इसके ये खरीदार हैं, सरकार उसको बेचेगी ये प्रोजेक्ट, उसको देगी ठेका जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा। मान के चलिए चौथे नंबर में सबसे बड़ी बोली लगा दी तो सरकार ये प्रोजेक्ट इसको दे देगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मिल गया इसको, ये होता है नॉर्मल ऑक्शन। दूसरी नीलामी कैसी होती है, इसमें बहुत सारे विक्रेता हो जाते हैं और ख़रीदने वाला मात्र एक ठो रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये भी बेच रहा है, 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 तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको सस्ती दर में कोई भी चीज़ मिल जाएगी। पहले रिवर्स ऑक्शन चला करती थी, अब सरकार इस सिस्टम को ख़त्म कर देगी। इससे ऐसा माना जा रहा है कि जो बिजली की दरें हैं वो डाउन होने वाली हैं। भारत ने 2022 तक 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए अपना वादा किया था, लेकिन हम केवल 2/3 हिस्सा ही पूरा कर पाए हैं। मतलब हमारा जो जितना टारगेट था, जैसे कि 60,000 का टारगेट हमने रखे थे, तो इसका हमने 2/3 हिस्सा ही पूरा कर पाए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा आपका 40,000। हम बहुत ज़्यादा इसका पूरा काम नहीं कर पाए। उद्योगों से शिकायत आ रही थी कि जो ई रिवर्स नीलामी है ना, इससे टैरिफ आर्टिफिशियल रूप से कम हो रहे हैं, ठीक है, जिससे जो प्रतिस्पर्धा है ना वो उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है।